सो हेलो गाइस। आराम बीपीएससी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए 28 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए, आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिन के पहले करंट अफेयर से। हमारे 28 जुलाई 2026 का पहला करंट अफेयर है, एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। देखो, सारनाथ एक जगह है यूपी में, ठीक है। और ये बनारस के पास है, ठीक है। बनारस से बिल्कुल सटा हुआ एक जगह है, छोटा सा। ये वही जगह है जहां पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना भाषण दिया था, यानी कि पब्लिक स्पीच दिया था, ठीक है। पब्लिक स्पीच सबसे पहले गौतम बुद्ध ने कहां पे दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। गौतम बुद्ध की जिंदगी से जुड़े हुए चार इंपॉर्टेंट जगह हैं। एक तो जहां पे वो पैदा हुए थे, जिसको हम कहते हैं लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। दूसरा जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कहां पे है? बोध गया, जो कि बिहार में है। तीसरा जो सारनाथ यूपी में है, जहां पे इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, लोगों को उपदेश दिया था पहली बार। और जो चौथी जगह है जहां पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, यानी कि इनकी डेथ हो गई थी, और वो जगह है कुशीनगर, ये भी यूपी में है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा करंट अफेयर ये है कि जो एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है सारनाथ में, ठीक है, ये इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्ट किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ इंडिया पूरे एशिया में, ठीक है, दूसरे नंबर पे है, ठीक है। इंडिया वैसे भी पहले भी दूसरे नंबर पे था, अभी भी दूसरे नंबर पे है पूरे एशिया में। एक नंबर पे चाइना है। चाइना के जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो नाम है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा साइट्स के चाइना ही है, ठीक है, एशिया के अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। द एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ लोकेटेड नियर वाराणसी यूपी हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग द 48th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेल्ड इन बुसान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। साउथ कोरिया का जो एक शहर है बुसान, बुसान में 48th सेशन हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, जो ये डिसाइड करती है कि किन जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डालना है। और यहीं पे ये डिसीजन लिया गया कि जो सारनाथ का जो यूनेस्को का, सॉरी, जो सारनाथ का जो एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट है, उसको हम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डालेंगे, ठीक है। इसके साथ सारनाथ जो है 45th यानी कि 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया इंडिया में। और इंडिया जो है 6 नंबर पे आ गया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। पूरे दुनिया में इंडिया छठा सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला देश है, ठीक है। और अगर एशिया में देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग है 2, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के मामले में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं साइट इंस्क्राइब्ड एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ, ओके। लोकेशन कहां पे है इसका? तो बनारस में है। कौन से यूनेस्को के कौन से सेशन में हुआ था? 48th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। वेन्यू कहां पे ये मीटिंग हुई थी? तो बुसान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। गॉट इट। नेक्स्ट हम आते हैं, इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितने थे? तो पहले इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे, वेट अ मिनट, हाँ, 44। और इससे इसके साथ ही इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो संख्या है वो हो गई है 45, जिस जो इसे एशिया में नंबर 2 और पूरी दुनिया में छठे नंबर पर लेके आ चुका है। रिकॉग्निशन यानी कि पहचान की बात करें तो इंडिया का जो ऑफिशियल नॉमिनेशन फॉर द 2025-26 साइकिल, इंडिया ने इसको ऑफिशियली नॉमिनेट किया था 2025-26 साइकिल के लिए। यूनेस्को का क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया थर्ड एंड क्राइटेरिया सिक्स के अकॉर्डिंग इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे करंट अफेयर पे। सेकंड करंट अफेयर स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है। ये है, लैंडो नॉरिस विंस 2026 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, सिक्योर्स फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द सीजन, ठीक है। ग्रैंड प्रिक्स जो है, ये एक तरीके का स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है जो कि कार रेसिंग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आप सबने सुना होगा फॉर्मूला 1 कार रेस, ठीक है। तो ये ग्रैंड प्रिक्स एक्चुअली ये भी क्या है? कार रेस है, और ये एक तरीके का स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो यहां पे जो पर्सन, इनका नाम है लैंडो नॉरिस, इन्होंने 2026 का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है। और इस सीजन की ये इनकी फर्स्ट विक्ट्री है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इसको। मैक्लोरन लैंडो नॉरिस claimed his first Formula 1 victory of the 2026 season by winning the Hungarian Grand Prix। हंगरी एक कंट्री है, आप सबको पता ही होगा,
ठीक है, 2026 में इन्होंने ये जीता है अभी रिसेंटली। और ये कहां पे हुआ है? हंगारोरिंग में, जो कि बुडापेस्ट में है। बुडापेस्ट हंगरी में पड़ता है। ठीक है। पोल पोजीशन से शुरू करते हुए नॉरिस ने, उनका जो टीममेट था ऑस्कर पैस्ट्री, उनकी रिटायरमेंट हो गई। क्यों? क्योंकि उनके गियर बॉक्स, जब वो रेसिंग कर रहे थे तो गियर बॉक्स फेलियर हो गया, जिसके वजह से वो अपने रेस को फिनिश नहीं कर पाए। ठीक है। और फिर जिसका फायदा उठाते हुए इन्होंने इस रेस को जीत लिया। ठीक है। और ये जो जीत है, ये बहुत ही अहम है इनके लिए, क्योंकि ये पहले ग्रैंड प्रिक्स विन है 2026 सीजन का इनका, मतलब 2026 की इनकी पहली जीत है। ठीक है। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? लैंडो नॉरिस। टीम क्या है? टीम का नाम मैक्लेरन। सेकंड पोजीशन मैक्स वर्स्टैपेन, रेड बुल रेसिंग। द थर्ड टीम इज किमी एंटोनेली। कौन सी टीम है? मर्सिडीज। चौथा है चार्ल्स लेक्रेक, फरारी टीम से आते हैं ये। लुइस हैमिल्टन, ये भी फरारी टीम से है। ठीक है। अब जरा हम जान लेते हैं हंगारोरिंग के बारे में। हंगारोरिंग क्या है? हंगारोरिंग एक परमानेंट मोटर रेसिंग सर्किट है। मोटर रेसिंग सर्किट मतलब जहां पे कार्स की रेस होती है। ठीक है। और ये कहां पे है? बुडापेस्ट हंगरी में, बुडापेस्ट शहर में है, जो कि हंगरी के अंदर आता है। ये 1986 में इसको ओपन किया गया था, खोला गया था। सर्किट की लंबाई है 4 किलोमीटर 381 मीटर। ठीक है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हर साल इसमें होता है, एनुअल ये कंपटीशन होता है। इसको पॉपुलरली हम किस नाम से जानते हैं? मोनाको विदाउट द वॉल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? इसके टेक्निकल लेआउट की वजह से। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जुड़ा है कॉमनवेल्थ गेम से। अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स अभी चल रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ये पहले भी जीत चुकी हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं इनके पास। मीराबाई चानू ने थर्ड कंसेक्यूटिव कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता, लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत के इन्होंने इतिहास रच दिया है। ठीक है। और ये इंडिया की स्टार वेट लिफ्टर है। गॉट इट। ये कहां से आती हैं? ये नॉर्थ ईस्ट से आती हैं। ठीक है। इनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू। और इन्होंने ऐसा करके तीसरी बार लगातार जीत के इतिहास रच दिया है। गॉट इट। और इनको वुमेन के 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है। अभी ये कॉमनवेल्थ कहां पे हो रहा है? ग्लासगो। ग्लासगो कहां पे है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड आपको पता है, ये ब्रिटेन के पास एक, इंग्लैंड के पास एक छोटी सी कंट्री है स्कॉटलैंड। ये यहीं पे अभी हो रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स आप सबको पता होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में वो देश पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के, ब्रिटेन एम्पायर के अंडर रह चुके हैं। ठीक है। जैसे इंडिया पर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, तो इस तरीके से इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्टिसिपेटर है। इंडिया भी कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करता है हर साल। गॉट इट। सोच लिए आगे और इसके हम जानते हैं। शी लिफ्टेड अ गेम्स रिकॉर्ड टोटल ऑफ 190 किलोग्राम। इन्होंने 190 किलो भार उठाया, 85 किलो स्नैच में और 105 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में। ये कैटेगरी होती है वेट लिफ्टिंग के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। ये दो अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने मिलकर 190 किलोग्राम का भार उठाया और इंडिया का पहला गोल्ड मेडल इन्होंने कॉमनवेल्थ में इंडिया को दिलवा दिया। इस जीत के साथ मीराबाई बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन 3 consecutive कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल्स एंड क्लेम्ड हर फोर्थ कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल ओवरऑल। एक्चुअली इन्होंने अब तक 4 कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हैं। पहला मेडल इन्होंने जीता था 2014 में, जिसमें इनको सिल्वर मेडल मिला था। फिर 2018 दूसरे कॉमनवेल्थ में गोल्ड, तीसरे 2022 में भी गोल्ड और 2026 में भी गोल्ड। लगातार 2018, 2022 और 2026 में इन्होंने गोल्ड जीता और 2014 में इन्होंने सिल्वर जीता। अगर देखा जाए लगातार, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि लगातार कितनी बार इन्होंने अवार्ड जीता है, तो आप इसका आंसर लिखोगे 4। अगर गोल्ड पूछे कि लगातार कितनी बार गोल्ड जीता, तो आप इसका आंसर दोगे 3। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने का, यहां से कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब हम बात करते हैं मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू जो है, ये इंडिया की मोस्ट डेकोरेटेड वेट लिफ्टर्स में से एक है और एक ओलंपिक मेडलिस्ट है। इन्होंने ओलंपिक में भी मेडल जीता था। ठीक है। ओलंपिक में हालांकि इनको सिल्वर मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक्स में, जो कि 2020 टोक्यो जापान में हुआ था। 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इन्होंने मेडल जीता था। कहां पे? 2017 में।
तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 का कहां पे हुआ था? ग्लासगो, जहां पे उनको सिल्वर मिला था। 2018 गोल्ड कोस्ट में हुआ था, जहां पे उनको गोल्ड मिला था। बर्मिंगम 2022, यहां भी गोल्ड। और ग्लासगो 2026 जो भी चल रहा है, यहां भी इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है। सो मीराबाई चानू के बारे में हम देख चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ओडिशा गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है। एक कंपनी है जिसका नाम है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के साथ इन्होंने एक डील साइन करा है एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए एंड ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के लिए। देखो डेटा सेंटर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। जैसे सपोज करो इंडिया में आप कोई भी ऐप चलाते हो, ठीक है। उस ऐप के अंदर जो भी डेटा आप या तो स्टोर करते हो या वो ऐप आपका डेटा स्टोर करता है, उसके लिए क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी बनानी पड़ती है, यानी कि वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। ठीक है। जैसे सपोज करो आप इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम पे आप अपनी फोटोज अपलोड करते हो। ठीक है, आपने इंस्टाग्राम पे अपनी कोई पिक्चर अपलोड करी। ठीक है। अब ये पिक्चर आपके फोन में तो नहीं है। अगर आप अपने फोन से अपनी फोटो डिलीट भी कर दो, फिर भी वो फोटो आपके इंस्टाग्राम पर तो रहेगा या फेसबुक पर तो रहेगा। तो ये आखिर स्टोर हो कहां रहा है? एक्चुअली में ये क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं इसको। और ये क्लाउड स्टोरेज कहीं दूर होता है। ठीक है। जैसे सपोज करो अमेरिका में हमने एक डेटा सेंटर बना दिया। ठीक है। उस डेटा सेंटर की कुछ कैपेसिटी होगी कि ये इतने मेमोरी तक स्टोर कर सकता है। अब हम इंडिया में बैठे भी अगर कोई भी फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं, वो अमेरिका के डेटा सेंटर में जाके स्टोर हो जाएगा। और फिर जब हमें उसे फोटो की जरूरत पड़ेगी, हम देखना चाहते हैं, वो फोटो हमें दिख जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें अलग अलग जगहों पे स्टोरेज के लिए डेटा सेंटर बनाना पड़ता है। इंडिया के पास डेटा सेंटर की भी बहुत कमी है और इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी क्रम में ओडिशा गवर्नमेंट ने एचसीएल टेक कंपनी के साथ डील करा है, जिसमें ओडिशा गवर्नमेंट और एचसीएल टेक मिलकर एआई डेटा सेंटर बनाएंगे और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएंगे। ठीक है। ओके। तो एक तो है एचसीएल टेक और दूसरा है सर्वम एआई, ये एक एआई कंपनी है। और ये दोनों मिलके स्टेट का यानी कि उड़ीसा का पहला एआई डेटा सेंटर बनाएंगे। ठीक है। और ये जो एआई डेटा सेंटर है, ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए बनाया जा रहा है। बहुत सारे यूजेस होंगे इसके। ठीक है। और ओडिशा में ही, ओडिशा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में एक सोवरेन एआई पार्क बन रहा है। उस सोवरेन एआई पार्क के अंदर ही इस डेटा सेंटर को बनाने का काम किया जाएगा। अच्छा, इस डेटा सेंटर के साथ साथ एचसीएल टेक जो कंपनी है, वो क्या स्टेब्लिश करेगी? ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर भी स्टेब्लिश करेगी भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है। ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने के पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद है टू स्ट्रेंथन इंडिया सोवरेन एआई इकोसिस्टम। सोवरेन का मतलब क्या होता है? जहां पे हम अपने फैसले खुद ले सकें, यानी कि इंडिया जो है वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो एआई के लिए या बाकी सारी जो आने वाली अच्छी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर इंडिया खुद पे डिपेंडेंट हो, आत्मनिर्भर बने। ठीक है। दूसरा क्या हमारा उद्देश्य है इस डेटा सेंटर को बनाने के पीछे? टू बूस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में डिजिटल इंडिया का नारा दिया था मोदी जी ने। इसी मुहिम के तहत हर स्टेट या पूरी कंट्री कह लो अपने आप को डिजिटल बनाने में लगी है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये डेटा सेंटर्स के बनाने की वजह से हमारे लोकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। ठीक है। इंडिजिनस एआई डेवलपमेंट प्रमोट होगा, यानी कि हमारे देश में जो इंडिजिनस जो लोकल एआई डेवलपमेंट है वो उसका ट्रेंड बढ़ेगा। लोग एआई में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, एआई में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है। या एआई के बाद और भी जो भी टेक्नोलॉजीज आएंगी, जो भी फास्ट फॉरवर्ड टेक्नोलॉजीज आएंगी, उनमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है। और क्या एम है इसका? पोजीशन ओडिशा एज अ मेजर एआई एंड टेक्नोलॉजी हब। ओडिशा गवर्नमेंट ओडिशा को एक एआई एंड टेक्नोलॉजी हब बनाना चाहती है, जिसके लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने एचसीएल टेक के साथ ये पार्टनरशिप किया है। अब हम एआई डेटा सेंटर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। ये जो डेटा सेंटर है ये एचसीएल टेक का पहला एआई फोकस डेटा सेंटर होगा। ठीक है। और ये एचसीएल टेक का फुल स्टैक एआई कैपेबिलिटीज को एड्रेस करेगा। ठीक है। किसके साथ मिलके? सर्वम एआई के साथ मिलके। और ये इंडिजिनस फाउंडेशन मॉडल्स बनाएंगे, यानी कि टोटली मेड इन इंडिया होने वाला है ये। ठीक है। इससे क्या होगा? हमारे देश में जो एआई सॉल्यूशंस हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, वो आसानी से मिल सकेगा। गॉट इट? जैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह एआई की नीड है। तो इस डेटा सेंटर के बनने से, ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट या वहां पे जो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है।
और वाइल सपोर्टिंग एआई ट्रेनिंग, एआई की ट्रेनिंग को भी बढ़ावा मिलेगा, इन्फेरेंस को बढ़ावा मिलेगा, मल्टीलिंगुअल एआई सर्विस, यानी ये एक से ज्यादा भाषाओं में एआई की सर्विसेज आसानी से मिल सकेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना, सिक्योर डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि हमारा जो डाटा है वो सुरक्षित रहेगा, इंडिया का डेटा इंडिया में ही रहेगा। अगर इंडिया का डेटा मान लो सपोज करो आप विदेश के डेटा सेंटर में भेजते हो, तो वो डेटा हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इंडिया का डेटा हम इंडिया में ही सेफ रखें और यहीं पे डेटा सेंटर बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है ये कब तक एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन इंडिया सोवरेन एआई मिशन। इंडिया का जो एआई मिशन है, ठीक है, ये उसको मजबूत करने के लिए बनाया जा रहा है। रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो विदेशी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे हमारा डिपेंडेंस क्या होगा? कम होगा। विदेशों से हमको हेल्प कम लेनी पड़ेगी, हमारा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर लेंगे। और क्या? एंड प्रोमोट सिक्योर स्टोरेज, मैंने पहले ही बता दिया आपको। स्टोरेज क्या होगा हमारा? इससे सिक्योर रहेगा, सेफ रहेगा, हमारा डेटा सेफ रहेगा, दूसरे कंट्री इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा लॉकडाउन का टाइम जब चल रहा था, ऐसे 4-5 साल पहले, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे चाइनीज एप्स को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया? क्योंकि उन एप्स पे ये आरोप था कि वो इंडियन डेटा को स्टोर करके और इंडिया के इकोनॉमी को या इंडिया के पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और क्रिटिकल डेटा जो है हमारे कंट्री से रिलेटेड वो हमारे देश में ही रहेंगे। तो एआई डेटा सेंटर से इतने सारे फायदे होने वाले हैं ऑब्वियसली, और इससे रोजगार भी पैदा होगा, लोकल लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो आप इसको अच्छे से देख लो। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है हमारा, आईआरएस ऑफिसर जो है सत्यपाल कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। देखो ये जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है ना, ये एक ऐसा यूनिट होता है जिसका मेन काम पता है क्या है? साइबर फ्रॉड या जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है ना पैसों का, उस पर नजर रखना। इनका मेजर काम ही यही होता है, इसीलिए इनका नाम रखा गया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है। तो जो आईआरएस ऑफिसर है सत्यपाल कुमार, इनको डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी होती है कैबिनेट की, जिसको हम एसीसी कहते हैं। ठीक है। इन्होंने सत्यपाल कुमार को, जो कि 2005 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, ठीक है, आईआरएस इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, इनको डायरेक्टर बना दिया गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FIUIND कहते हैं। ये जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि अभी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना इंडिया में, वो उसमें रीशफलिंग हो रही है, बहुत सारे ऑफिसर्स को इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है। ये हमने पिछले 2-3 दिन पहले पुराने करंट अफेयर में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें 20 सीनियर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, उनके मिनिस्ट्रीज को चेंज किया गया है। मैंने आपको बताया भी था कि मिनिस्ट्रीज को चेंज क्यों किया जाता है, दूसरी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को उठा के अलग अलग मिनिस्ट्रीज में क्यों भेजा जाता है, ताकि वो अलग अलग डाइवर्स फील्ड के अपने एक्सपीरियंसेस को वहां पे जाके शेयर कर सके, और एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री के बीच का कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो सके, साथ में मिलकर अच्छे से काम कर सके। तो इसी के लिए 20 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज में और अलग अलग डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? मैंने जैसा जैसा अभी आपको बताया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, अगर कहीं पर भी सस्पिशियस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है जिस पे गवर्नमेंट को डाउट हो, तो फिर क्या करते हैं उसमें हम, उसमें गवर्नमेंट उस पर नजर रखती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कहीं पर भी आपको पेमेंट रिसीव होता है, ठीक है, सस्पिशियस पेमेंट मान लीजिए आपके अकाउंट में आ गया, ठीक है, तो आपने अगर उस पेमेंट को रिपोर्ट नहीं करा, तो हो सकता है आपके पास नोटिस आ जाए, गवर्नमेंट आपके ऊपर केस भी दर्ज कर सकती है। ठीक है। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए इनको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अब चलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। ये एक नेशनल एजेंसी है जिसका मेन काम क्या होता है? रिसीविंग, एनालाइजिंग एंड डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कहीं पर भी ऑनलाइन अगर सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, मतलब जिसमें कहीं से भी डाउट है, जैसे कहीं हवाला का पैसा आ गया या कहीं से भी साइबर फ्रॉड का पैसा आ गया, तो उसको क्या करते हैं ये लोग? एनालाइज करते हैं, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद से उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। ठीक है। और फिर साथ साथ ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं,
जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो गई, इन्फोर्समेंट एजेंसीज, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी हो गई, जैसे सपोज करो आईबी हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, या फिर ईडी हो गया, ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो गया, जिसका मेन काम ही यही है, इलीगल पैसों की जांच करना। ठीक है, तो इनको इन्फॉर्म करते हैं ये, और फिर उस पर आगे कार्रवाई की जाती है। इनका मेन रोल क्या है, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे ज्यादा मेजर इशू क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें विदेशों से इलीगल पैसे का ट्रांसफर होता है, उसको रोकने का मेजर इनका काम होता है। दूसरा, टेररिस्ट फाइनेंसिंग या टेरर फंडिंग। टेरर फंडिंग मतलब दूसरे देशों से बैठे हुए जो टेररिस्ट होते हैं, वो दूसरे जगह पे पैसे भेज के अटैक्स वगैरह करवा सकते हैं, या उससे इलीगल काम कर सकते हैं, टेरर फंडिंग कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में बैठ के इंडिया में टेरर फंडिंग करते हैं वहां के लोग। तो इन सब चीजों पे नजर रखने के का काम होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का। ठीक है, तो अब हमने देख लिया मेजर, आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का मेन काम क्या होता है। ठीक है, साइबर फ्रॉड, पैसे की हेराफेरी, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, या फाइनेंशियल क्राइम हो गया, किसी के साथ धोखाधड़ी हो गई, तो ये सब मामलों से निपटने का काम करती है। ठीक है, अब चलिए एक बार यहां पर भी देख लेते हैं की फंक्शन। मेन इनके फंक्शन क्या क्या है। पहला, रिसीव सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीआर कहते हैं, वो रिसीव करना। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, कैश का ट्रांजेक्शन कहां से कहां हो रहा है, इसको ट्रैक करना। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डेटा पे नजर रखना कि कितना ट्रांजेक्शन कहां पे हो रहा है। ठीक है, उस डेटा को मॉनिटर करना। ठीक है, कि कहीं पे इलीगल का पैसे का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट है, जहां पर भी अगर इनको डाउट होता है कि यहां पर इलीगल या फ्रॉड तरीके से पैसे का ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये तुरंत क्या करते हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सूचना दे भेज देते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आईबी को या फिर ईडी को। डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के लोकल, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं और भी बहुत सारे, ये सब उनके साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पे इनका सबसे विशेष ध्यान रहता है कि इन दोनों चीजों पे ये सबसे ज्यादा नजर रखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये करंट अफेयर भी खत्म हो गया, चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। नेक्स्ट करंट अफेयर है इंडियन पासपोर्ट से रिलेटेड। देखो, एक संस्था है जिसका नाम है हेनली। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये पूरे दुनिया में जितने भी देश है ना, सब देशों के पासपोर्ट का ना रैंकिंग बनाते हैं ये लोग। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बना था 2026 में। इसमें इंडिया की पोजीशन 81st आई है, यानी कि 81 नंबर पे आए हैं हम। पहले इंडिया फरवरी 2026 में क्या रैंक था इसका, 75, यानी कि हम 6 रैंक खिसक के 81 नंबर पे आ चुके हैं। गॉट इट। इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं ना, वो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे बिना वीजा के, या फिर ये कह लो वीजा ऑन अराइवल, मतलब वहां पे जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरोगे आपको वहीं पे तुरंत वीजा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे कितने देश हैं, 55 देश हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, अगर हम बात करें इस रैंकिंग की, तो इंडिया का जो पासपोर्ट का जो रैंकिंग है, वो 2025 में था 85th। ठीक है, उससे तो अभी फिलहाल बढ़िया है, लेकिन इसी साल 75 भी था। तो अगर इस साल के 75th रैंकिंग से कंपेयर करें, तो हम 6 रैंक नीचे आ चुके हैं। देखो, ये जो रैंकिंग है ना, ये रैंकिंग किस बेसिस पे दिया जाता है, ये रैंकिंग दिया जाता है कि कितने देश आपको अपने यहां आने दे रहे हैं विदाउट वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल पे। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग है, ये किस डेटा पे बना है, फॉर द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, आईएटीए, और इसमें 199 देशों के पासपोर्ट को कंपेयर किया गया है। ठीक है, और 227 ट्रेवल डेस्टिनेशंस को चुना गया था, और फिर उसके आधार पर इंडिया की रैंकिंग डिसाइड की गई थी 85th। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला क्या है, ये रिपोर्ट है। और भी बहुत सारे पासपोर्ट इंडेक्सेस हैं, लेकिन सबसे इसमें विश्वसनीय जो होता है, वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला होता है। ठीक है, ये जो रैंक देता है ना हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये किसके बेसिस पे देता है, कि आप कितने डेस्टिनेशन जो है ना, बिना पहले से वीजा लिए घूम सकते हैं, या फिर वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल पे घूम सकते हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इंडिया की रैंकिंग 85th आई है। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इंडिया को विदाउट वीजा या वीजा ऑन अराइवल पे अलाउ नहीं करते। ठीक है, की फीचर्स क्या है, इसको पब्लिश कौन करता है, हेनली एंड पार्टनर्स, बेस्ड ऑन आईएटीए। आईएटीए जानते हो आप, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें 199 देशों के पासपोर्ट को कंपेयर किया जाता है, 227 जगहों को ध्यान में रखते हुए।
ठीक है। और टाइम टाइम पे इसको चेंज किया करते रहते हैं ये लोग, जैसे कि किसी देश की वीजा की पॉलिसी चेंज हो गई, ठीक है, या किसी देश का रैंकिंग ऊपर नीचे हो गया, उसके अकॉर्डिंग इसका रैंकिंग चेंज होता रहता है, ये कोई परमानेंट रैंकिंग होती नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, सॉरी, ये जो करंट अफेयर है वो रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है अवार्ड से, ठीक है। प्रेम के वोरा, ठीक है, इनको अभी कौन सा अवार्ड मिला है? राष्ट्रीय अशोक सम्मान, या फिर भारत सम्मान भी कहते हैं इसको। प्रेम के वोरा जो है ये प्रेसिडेंट हैं 2025 से लेकर 2026 तक किसके? इलेक्ट्रिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन, ईएमए। गॉट इट, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमए बोलते हैं। और ये कहां पे है? मुंबई में है ये एसोसिएशन। इनको राष्ट्रीय अशोक सम्मान या फिर भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहां पे? नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव अभी रिसेंटली कहां पे हुआ था? दिल्ली में। इनको ये पुरस्कार या इनको ये अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने इंडिया के इलेक्ट्रिकल ट्रेड सेक्टर में बहुत ही बढ़िया काम किया है, ठीक है। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस यानी कि अच्छे तरीके से बिजनेस करा है, बिना किसी का नुकसान पहुंचाए। एथिकल बिजनेस को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया है। माइक्रो यानी कि छोटे, स्मॉल मतलब थोड़े उनसे बड़े, माइक्रो मतलब बहुत छोटे, स्मॉल मतलब छोटे, एंड मीडियम मतलब जो थोड़े मध्यम वर्गीय, मीडियम साइज के जो बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एमएसएमई कहते हैं। इसके लिए एक अलग से मंत्रालय है, एमएसएमई मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करवाने के। तो इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, प्रेम के वोरा को। अब ये ईएमए जो है, ईएमए ये क्या है, ये क्या काम करती है? ये इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक मर्चेंट्स एसोसिएशन। ये जो इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन ईएमए है मुंबई में, ये एक ट्रेड बॉडी है। और इसका मेन काम क्या होता है? बिजनेस इंगेज इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल फील्ड से या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो चीजें होती हैं, ये लोग उसके बारे उसमें डील करते हैं ये लोग। गॉट इट। नेक्स्ट हम आते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव। ये ईएमए का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन काम क्या है इसका? प्रोमोट द इलेक्ट्रिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल चीजों के ट्रेड को प्रोमोट करना, एमएसएमई को सपोर्ट करना, ट्रेडर्स को सपोर्ट करना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना। सस्टेनेबल मतलब जो लॉन्ग रन के लिए किया जाए काम, उसको सस्टेनेबल कहते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए रिप्रेजेंट इंडस्ट्री इंटरेस्ट बिफोर द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को आगे रखना सरकार के, ठीक है। प्रेम के वोरा की जो लीडरशिप है, ठीक है, और प्रेम के वोरा के लीडरशिप के अंदर ये जो ईएमए एसोसिएशन है, इलेक्ट्रिक मर्चेंट एसोसिएशन, इन्होंने किस चीज का नारा दिया है? ग्रीन इलेक्ट्रिकल्स, ग्रीन इलेक्ट्रिकल्स को प्रमोट किया इन्होंने, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, जहां पे ये कहा गया है कि हम ग्रीन इलेक्ट्रिकल्स को बढ़ावा देंगे। ग्रीन इलेक्ट्रिकल्स मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उनको हम ग्रीन तरीके से बनाएंगे, मतलब बिना पॉल्यूशन के बनाया जाएगा उसको, जिसमें कम से कम पॉल्यूशन हो, ऐसा भी कह सकते हो आप, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। निकोलस ओटामेंडी, ये रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल फुटबॉल से। ये अर्जेंटीना के पुराने फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस किया है इंटरनेशनल फुटबॉल से, ठीक है। और ये 17 साल से एक इनका इंटरनेशनल करियर चल रहा था, जो कि अब खत्म हो गया। 38 साल इनकी उम्र थी, ठीक है। इन्होंने अर्जेंटीना के लिए 139 मैच खेले हैं 2009 के बाद से, ठीक है, अंडर डिएगो माराडोना, ठीक है। डिएगो माराडोना कैप्टनसी के अंदर इनका जो फाइनल इंटरनेशनल मैच था वो 2026 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल था, ठीक है, जहां पे अर्जेंटीना जो है वो अ, स्पेन के हाथों इनको हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। 1-0 से ये स्पेन से हार गए। वहीं पे ओटामेंडी ने रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। ओटामेंडी रिटायर्स एज अ फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन 2022 एंड अ टू टाइम कोपा अमेरिका विनर 2021 एंड 2024, ठीक है। ये 2022 में फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुकी है इनकी टीम, यानी कि अर्जेंटीना, ठीक है। 2 बार ये कोपा अमेरिका कप के विनर रह चुके हैं 2021 और 2024 में, तो ये सब चीजें आप ध्यान रख लेना। निकोलस ओटमेंडी, ये अर्जेंटीना के फाइनेस्ट डिफेंडर्स में से एक माने जाते हैं, ठीक है। अपने जमाने के ये सबसे फाइनेस्ट डिफेंडर्स में से एक है, ठीक है। इनको इनकी लीडरशिप, एरियल एबिलिटी और डिफेंसिव रिजिलियंस, यानी कि इनका डिफेंस बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, इसीलिए इनको फाइनेस्ट डिफेंडर कहा जाता है। इन्होंने अर्जेंटीना को 4 फुटबॉल वर्ल्ड कपों में रिप्रेजेंट करा है। और इनका जो
मेन रोल रहा है। ठीक है। अभी रिसेंटली अर्जेंटीना ने बहुत सारे फुटबॉल मैच जीते, इंटरनेशनल फीफा वर्ल्ड कप में या बहुत सारे इंटरनेशनल कप्स में, उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके इंटरनेशनल अचीवमेंट्स। फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुके हैं 2022 में, जो कतर में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप रनर अप, यानी कि ये इस बार उप विजेता रहे हैं। स्पेन वॉज द विनर। 2014 में भी ये रह चुके हैं रनर अप, और 2026 में कोपा अमेरिका चैंपियन रह चुके हैं 2021 में और 2024 में। फीफा फाइनल सीमा चैंपियन रह चुके हैं 2022 में, और इंटरनेशनल कैप इनको मिल चुके हैं 139, यानी कि 139 मैच ये खेल चुके हैं अब तक। अब हम आते हैं डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर पे। ठीक है। हमारा अगला करंट अफेयर है, सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स बैग्स 1013 करोड़ एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर 155 बेस ब्लीड आर्टिलरी शेल बॉडीज। देखो, एक कंपनी है सिग्मा। ठीक है। सिग्मा एडवांस सिस्टम नाम है इसका पूरा। इसको अभी एक डील मिली है 1013 करोड़ रुपए की, जिसमें इसको 155 के जो आर्टिलरी है ना, इनके पास आर्टिलरी शेल बॉडीज हैं, मतलब एक तरीके का, ये भी कह लो बम कह सकते हो या मिसाइल कह सकते हो। 1013 करोड़ रुपए का इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। ठीक है। कहां से? अमेरिका से। ठीक है। ये कंपनी जो है वो हैदराबाद बेस्ड है, यानी कि हैदराबाद में इनका हेडक्वार्टर है कंपनी का। ठीक है। और इनको 104.9 मिलियन यूएस डॉलर के ऑर्डर मिले हैं, यानी कि अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 1013 करोड़ रुपए एक नॉर्थ अमेरिकन कस्टमर से मिले हैं। ठीक है। जिसमें इनको मैन्युफैक्चर भी करना है और सप्लाई भी करना है। ठीक है। कितना? 1,47,000 यूनिट्स इनको सप्लाई करने हैं। ठीक है। कौन से टाइप का आर्टिलरी है, कौन से टाइप का हथियार है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है 155 बेस ब्लीड आर्टिलरी शेल बॉडी। अब ये होता क्या है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसके थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो ऑर्डर है इसको अगले 6 से 12 महीने के अंदर में पूरा करना है। और इस तरीके से ये जो सिग्मा एडवांस सिस्टम कंपनी है, ठीक है, ये एडवांस बेस ब्लीड आर्टिलरी के मैन्युफैक्चरिंग में अपना कदम रखने जा रही है। ठीक है। और इससे इंडिया की भी पोजीशन स्ट्रांग होगी ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया अभी बहुत पीछे है ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स की कमी है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है कि प्राइवेट फर्म्स आए और इंडिया में डिफेंस सेक्टर में अपना पैसा लगाएं। ठीक है। पहले तो एक भी प्राइवेट कंपनी नहीं थी इंडिया में, अभी तो अडानी एंड रिलायंस आर वर्किंग। ठीक है। और इसके बाद से अभी ये सिग्मा एडवांस सिस्टम्स भी आ चुकी हैं। ठीक है। अब देखो जरा बात करते हैं, ये जिस टाइप के आर्टिलरी का जो ऑर्डर मिला है इनको, जिसको बेस ब्लीड आर्टिलरी कहते हैं, आखिर ये किस टाइप की आर्टिलरी होती है? किस टाइप की आर्टिलरी होती है ये? तो चलो देखते हैं। अ, इसका, ये जो बेस ब्लेड जो आर्टिलरी होता है ना, ये एक एडवांस आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल होता है। प्रोजेक्टाइल मतलब जानते हो क्या होता है? कोई भी चीज जिसको जब हम फेंकते हैं तो ऐसे जाके गिरे। सपोज करो ये ग्राउंड है, आपने किसी चीज को यहां से फेंका और ये ऐसे गोल करते करते गोल घूम के आके ऐसे एक आर्क बना के और यहाँ पे गिर जाए। आप एक बॉल को भी फेंकते हो तो वो एक प्रोजेक्टाइल ही तो बनाता है। ठीक है। तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल के जैसे अटैक करता है ये। ठीक है। तो बेस ब्लेड आर्टिलरी शेल जो है, ये एक एडवांस आर्टिलरी है। ठीक है। और इसमें नीचे एक गैस जनरेटर लगा होता है इसके बेस के नीचे। जब ये ऊपर हवा में उड़ता है तो ये गैस जनरेटर है, ये क्या करता है, इसके एरोडायनेमिक ड्रैग को कम कर देता है। मतलब हवा से लगने वाला जो फ्रिक्शन है, हवा जो इसको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है, उस ड्रैग को, उस फ्रिक्शन को, उस घर्षण को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन? इसका जो बेस जनरेटर है, जो इसके नीचे बेस में लगा होता है, जिससे जो ये शेल है, जो ये एम्यूनिशन है, आर्टिलरी है, वो बहुत तेजी से ट्रेवल करता हुआ चला जाता है। ठीक है। और फिर जहां पर भी इसको जाना होता है वहां जाके ये फट जाता है। इसके एडवांटेज क्या है? ये बेस जनरेटर लगने की वजह से इसका फायरिंग रेंज जो है वो 20 से 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लंबी दूरी तक जा सकेगा। फायरिंग इफिशियंसी बढ़ जाएगी। और पहले से जो 155 के जो गन्स है ना, आर्टिलरी गन्स, ये उसमें कंपैटिबल होगा। ठीक है। प्रोवाइड्स ग्रेटर बैटलफील्ड रीच विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन टू आर्टिलरी सिस्टम, यानी कि इसके लिए कोई नया सिस्टम हम बनाने की जरूरत नहीं है। जो पुराने से जो बने हुए सिस्टम है, जो गन्स हैं, ये उन सब में फिट बैठ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ही
महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं। ठीक है, आई थिंक ये हमारा लास्ट करंट अफेयर है दिन का, और वो है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड। देखो, आपने पढ़ा होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। ठीक है, जिसमें इंडिया से पाकिस्तान में 6 नदियां जाती हैं। उन 6 नदियों में से 3 नदियां इंडिया में और 3 नदियां पाकिस्तान में बहेंगी। इसका डील हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अभी रिसेंटली जो पुलवामा अटैक हुआ है, पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया है और बोला है कि अब हम इस ट्रीटी को नहीं मानते, एंड नाउ इंडिया विल यूज इट्स ओन वाटर फॉर इट्स ओन पर्पस। अब हम अपने पानी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। इसका पाकिस्तान ने विरोध भी किया था, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। लेकिन अभी फिलहाल इस पे कोई फैसला नहीं हो पाया है। हमारी तरफ से ये डील अभी भी कैंसिल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंडिया हैज रीइटरेटेड दैट इंडस वाटर ट्रीटी 1960, 1960 में जो ट्रीटी हुआ था, ये अबेंस में है, मतलब अभी भी ये विचाराधीन है। अभी भी हमने इस पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। और इंडिया ने क्या बोला है कि जो ट्रीटी है ना, इसको वापस से रीनेगोशिएट करने की जरूरत है, इसको वापस से विचार करने की जरूरत है आज के प्रेजेंट डे के डिमांड्स को पूरा करने के लिए। 1960 में जो ट्रीटी हुई थी वो उस समय की जरूरतों को ध्यान में रख के किया गया था, लेकिन आज हमारे देश की जरूरतें अलग हैं, इसलिए हमें आज के जरूरतों के हिसाब से वापस से इस ट्रीटी को करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू इंडिया, इंडिया के हिसाब से ये जो ट्रीटी है ना, ये क्लाइमेट चेंज, आज के टाइम पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है। और हमारा जो नदियों का जो पैटर्न है, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन है, नदियों का बहाव है, सब कुछ धीरे धीरे बदलता जा रहा है। हमारे देश में वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है, पानी की डिमांड बढ़ रही है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस बढ़ रहे हैं, और नेशनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न दिन पर दिन पाकिस्तान की तरफ से हमारे लिए क्या दिन पर दिन खतरा हमें महसूस होता रहा है समय समय पे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वक्त आ चुका है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से कंसीडर करें। ठीक है, इंडिया ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हैज रिपीटेडली डिलेड इंडियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पाकिस्तान ने जानबूझ के इंडिया के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, पानी से जो बिजली बनाने के लिए वहां पे हमने जो रिजर्वॉयर लगाने के जो प्लान्स हैं, उसको डिले किया है। ठीक है, ट्रीटी के डिस्प्यूट का हवाला देके, ठीक है, और इस तरीके से he has failed to respond to India's notices seeking modification of the treaty। पाकिस्तान ने बार बार हमारी जरूरतों को अनदेखा किया है, तो इसलिए हमें इस पे दोबारा विचार करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि इंडिया जो है वो वापस इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट क्यों करना चाहता है। इंडिया ने यह बोला कि जो ट्रीटी है ना, ये 1950 में नेगोशिएट किया गया था। ठीक है, एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट प्रेजेंट डे रियलिटी। आज की रियलिटी को ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट है मेजर रीजंस। मेजर रीजंस मतलब क्या कारण है कि हम वापस से, जो इंडियंस हैं वो वापस से हम इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, आज की जरूरतों के हिसाब से हम इसको चेंज करना चाहते हैं। इसके मेन रीजन, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नदियों का बहाव है और जो हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे देश का, ड्रिंकिंग वाटर की जरूरतें बढ़ रही हैं, खेतों में सिंचाई की के लिए पानी की जरूरत बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज जब लगेंगी तो इंडस्ट्रीज में भी पानी की जरूरतें बढ़ेंगी, और अर्बन यूज यानी कि शहर, नए नए शहर बन रहे हैं, शहरों में लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनको भी पानी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो इसलिए हमें इस ट्रीटी को रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। नेक्स्ट, तीसरा कारण क्या है, आज के टाइम पे मॉडर्न डैम जो इंजीनियरिंग है रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी सच एज लो लेवल आउटलेट्स, सेडिमेंट फ्लशिंग, गेटेड स्पिलवे एंड फ्लेक्सिबल रिजर्वायर ऑपरेशंस। यानी कि आज के टाइम पे जो डैम्स बन रहे हैं, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए, उन डैम्स में, पुराने डैम्स के कंपैरिजन में ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि सेडिमेंट फ्लशिंग, सेडिमेंट मतलब जानते हो, जब नदी में पानी आता है तो अपने साथ वो सेडिमेंट लेकर आता है, यानी कि रेत जैसा कुछ लेकर आता है, नीचे वो रेत बैठ जाता है, जिससे नदी की ऊंचाई, गहराई कम होने लगती है, और फिर वहां पे बाढ़ का खतरा बन जाता है। तो इस सेडिमेंट को बाहर फ्लश करना बहुत जरूरी होता है। तो जो आजकल मॉडर्न डैम्स बन रहे हैं वहां पे सेडिमेंट फ्लशिंग की व्यवस्था होती है। गेटेड स्पिलवे मतलब जब हमें जरूरत पड़े उतना पानी हम वहां से निकाल सकें। फ्लेक्सिबल रिजर्वायर ऑपरेशन,
फ्लेक्सिबल रिजर्वायर ऑपरेशन मतलब जो भी नए रिजर्वायर बनेंगे पानी को इकट्ठा करने के लिए, उनमें फ्लेक्सिबल फैसिलिटीज रहेंगी, हम अपनी जरूरत के हिसाब से उसको चेंज कर सकें। ठीक है, जो कि ये पुरानी ट्रीटी में ये कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, इसलिए अब हम इसे वापस से नई ट्रीटी करेंगे और इन सारी चीजों को, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे। कहते हैं ना, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्ड मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो प्रॉब्लम्स अगर बढ़ी हैं, दिन पर दिन मॉडर्न हो रही हैं, तो हमें सॉल्यूशन भी मॉडर्न ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और इंडिया को यहाँ पे हाइड्रो पावर का डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, जिससे हमारी बिजली की जरूरतें पूरी हो सके, क्लीन एनर्जी मिल सके बिना पॉल्यूशन के। ठीक है, तो फिर दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो खत्म हुआ। और अगर आपको ये सारे नोट्स टेलीग्राम पे चाहिए तो आप चैनल पे जा सकते हो, वहां से टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, और आप उस टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। मिलते हैं कल फिर इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।